नमस्कार साथियों। आज प्रेमचंद का जो एक क्लासिक उपन्यास है, जो हिंदी उपन्यासों में शीर्ष उपन्यास है गोदान, आज उसके एक अंश का पाठ लेकर के मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आप मुझे यानी कुमार मंगलम को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी पर सुन रहे हैं। इसे 91.2 के रेडियो तरंग पर सुना जा सकता है। आज आप चूंकि प्रेमचंद जयंती है और इसके उपलक्ष्य में गोदान का एक अंश पाठ मैं आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह गोदान का 14वां हिस्सा का पाठ है। आप सभी जानते हैं कि गोदान भारतीय किसान एवं ग्रामीण जीवन की महागाथा है। इस उपन्यास में भारत के गांवों का जैसा चित्रण हुआ है, वह आज भी इसके जैसे चित्रण का मुहताज है। आज जब हम विविध रचनाएं देखते हैं ग्रामीण जीवन से संबंधित, किसान जीवन से संबंधित, तो गोदान एक ऐसे मसाल के रूप में, एक ऐसी चुनौती के रूप में हमारे सामने आता है कि इसका कोई जोड़ दूसरा हमें देखने को नहीं मिलता। उपन्यास बहुत सारे रचे गए, कहानियां बहुत सारी लिखी गईं, कविताएं लिखी गईं, लेकिन गोदान का महत्व आज भी सर्वमान्य है। न सिर्फ हिंदी भाषा में बल्कि समस्त ज्ञान विज्ञान की भाषाओं में गोदान सरीखा उपन्यास अन्यत्र नहीं मिलता। तो गोदान का महत्व सर्व प्रमाणित है। एक ऐसा उपन्यास हिंदी का जिसे पढ़ने के लिए आपको हिंदी सीखनी हो तो भी कोई गुरेज नहीं। एक ऐसा हिंदी का उपन्यास जिस पर हिंदी का गौरव टिका हुआ हो। एक ऐसा उपन्यास जिस पर अन्य भाषाएं रश्क करें कि मेरी भाषा संसार में इस तरह का कोई उपन्यास क्यों ना हो, वो चाहे भारतीय भाषा हो या विदेशी भाषा हो। आप विदेशों के, देशों के विभिन्न भाषाओं के साहित्य को देखें और उसमें गोदान जैसे उपन्यासों की तुलना करें, जोड़ना चाहें कि गोदान सरीखा उपन्यास अन्य भाषाओं में कहाँ है, तो गिनती के 2-4 ऐसे क्लासिक उपन्यास मिलेंगे। तो गोदान एक विश्व प्रसिद्ध रचना है, प्रामाणिक रचना है, और आज भी गोदान के पन्नों को पढ़ते हुए भारतीय ग्रामीण जीवन के वर्तमान दृश्यों को हम देख सकते हैं। तो गोदान से यह अंश, यह 14वां हिस्सा है, और गोदान की हस्तलिखित पांडुलिपि पर यह पृष्ठ जिस हिस्सा को मैं पढ़ रहा हूँ वह नहीं है। यह गोदान के प्रथम संस्करण 1936 के 14वें अध्याय का पहला पृष्ठ है। होरी की फसल सारी की सारी डांड की भेंट हो चुकी थी। बैसाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना न रहा। 5-5 पेट खाने वाले और घर में अनाज नदारत। दोनों जून न मिले, 1 जून तो मिलना ही चाहिए, मगर भर पेट न मिले तो आधा पेट तो मिले। निराहार कोई कैसे दिन रह सकता है। उधार ले तो किससे, गांव के सभी छोटे बड़े महाजनों से तो मुंह चुराना पड़ता था। मजूरी भी करे तो किसकी। जेठ में अपना ही काम ढेरों था। ऊख की सिंचाई लगी हुई थी, लेकिन खाली पेट मेहनत भी कैसे हो। सांझ हो गई थी, छोटा बच्चा रो रहा था। माँ को भोजन न मिले तो दूध कहाँ से निकले। सोना परिस्थिति समझती थी, मगर रूपा क्या समझे। बार बार रोटी रोटी चिल्ला रही थी। दिन भर तो कच्ची अमिया से जी बहला, मगर अब तो कोई ठोस चीज चाहिए। होरी दुलारी सहुआइन के अनाज उधार मांगने गया था, पर वह दुकान बंद करके चली गई थी। मंगरू शाह ने केवल इनकार ही न किया, लताड़ भी दी। उधार मांगने चले हैं, 3 साल से धेला सूद नहीं दिया, उस पर उधार दिए जाओ, अब आकबत में देंगे। खोटी नियत हो जाती है तो यही हाल होता है। भगवान से भी यह अनीति नहीं देखी जाती। कारकुन की डांट पड़ी तो कैसे चुपके से रुपए उगल दिए। मेरे रुपए ही नहीं, और मेहरिया है कि उसका मिजाज ही नहीं मिलता। वहां से रुआसा होकर उदास बैठा था कि पुन्नी आग लेने आई। रसोई के द्वार पर जाकर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। बोली, आज रोटी नहीं बना रही हो क्या भाभी जी? अब तो बेला हो गई। जब से घूबर भागा था, पुन्नी और धनिया में बोलचाल हो गई थी। होरी का एहसान भी मानने लगी थी। हीरा को
अब वह गालियां देती थी। हत्यारा गौ हत्या करके भागा, मुख में कालिक लगी है, घर कैसे आवे, और आवे तो भी घर के अंदर पांव न रखने दूंगी। गौ हत्या करते इसे लाज न आई, बहुत अच्छा होता, पुलिस बांध कर ले जाती और चक्की पिसवाती। धनिया कोई बहाना न कर सकी, बोली रोटी कहाँ से बने, घर में दाना तो है नहीं। तेरे महतों ने बिरादरी का पेट भर दिया, बाल बच्चे मरे या जिए, अब बिरादरी झांकती तक नहीं। पुण्य की फसल अच्छी हुई थी और वह स्वीकार करती है कि यह होरी का पुरुषार्थ है, हीरा के साथ कभी इतनी बरकत न हुई थी। बोली अनाज मेरे घर से क्यों नहीं मंगवा लिया, वह भी तो महतो ही की कमाई है कि किसी और की। सुख के दिन आवे तो लड़ लेना, दुख तो साथ रोने से कटता है। मैं क्या ऐसी अंधी हूं कि आदमी का दिल नहीं पहचानती। महतो ने न संभाला होता तो आज मुझे वह कहाँ शरण मिलती। वह उल्टे पांव लौटी और सोना को भी साथ लेती गई। एक क्षण में 2 डल्ले अनाज से भरे लाकर आंगन में रख दिए। 2 मन से कम जौ न था। धनिया अभी कुछ कहने न पाई थी कि वह फिर चल दी और एक क्षण में एक बड़ी सी टोकरी अरहर की दाल से भरी हुई लाकर रख दी और बोली चलो मैं आग जलाए देती हूँ। धनिया ने देखा तो जौ के ऊपर एक छोटी सी डलिया में 4-5 सेर आटा भी था। आज जीवन में पहली बार वह परास्त हुई। आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के मोती भरकर बोली सबका सब उठा लाई कि घर में कुछ थोड़ा छोड़ा, कहीं भागा जाता था। आंगन में बच्चा खटोले पर पड़ा रो रहा था। पुनिया उसे गोद में लेकर दुलाती हुई बोली तुम्हारी दया से अभी बहुत है भाभी जी। 15 मन तो जौ हुआ है और 10 मन गेहूं, 5 मन मटर हुआ। तुमसे क्या छिपाना है, दोनों घरों का काम चल जाएगा। 2-3 महीने में फिर मकई हो जाएगी, आगे भगवान मालिक है। झुनिया ने आकर आंचल से छोटी सास के चरण छुए। पुनिया ने आशीष दिया। सोना आग जलाने लगी। रूपा ने पानी के लिए कलश उठाया। रुकी हुई गाड़ी चल निकली। जल में अवरोध के कारण जो चक्कर था, फेन था, शोर था, गति की तीव्रता थी, वह अवरोध के हट जाने से शांत मधुर ध्वनि के साथ सम धीमी एक रसधार में बहने लगी। पुनिया बोली महतो को डांड देने की ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी। धनिया ने कहा बिरादरी में सुरखरू कैसे होते। भाभी बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। कह, बुरा क्यों मानोगी। न कहूंगी कहीं तुम बिगड़ने न लगो। कहती हूँ कुछ न बोलूंगी, कह तो। तुम्हें झुनिया को घर में रखना न चाहिए था, तब क्या करती, वह डूब मरती थी। मेरे घर में रख देती, तब तो कोई कुछ न पूछता। यह तो तू आज कहती है, उस दिन भेज देती तो झाड़ू लेके दौड़ती। इतने खर्च में तो गोबर का ब्याह हो जाता। होनहार को कौन टाल सकता है पगली। अभी इतने से ही गला नहीं छूटा। भोला अब अपनी गाय के दाम मांग रहा है। तब तो गाय दी थी कि मेरी सगाई कहीं ठीक कर दो। अब कहता है मुझे सगाई नहीं करनी, मुझे मेरे रुपए दे दो। उसके दोनों बेटे लाठी लिए फिरते हैं। हमारे कौन बैठा है जो उससे लड़े। इस सत्यानाशी गाय ने आकर घर चौपट कर दिया। कुछ और बातें करके पुनिया आग लेकर चली गई। होरी सब कुछ देख रहा था। भीतर आकर बोला पुनिया दिल की साफ है। हीरा भी तो दिल का साफ था। धनिया ने अनाज तो रख लिए, पर मन में लज्जित और अपमानित हो रही थी। यह दिनों का फेर है कि आज उसे यह नीचा देखना पड़ा। तो किसी का अवसान नहीं मानती, यही तुझमें बुराई है। अवसान क्यों मानूं। मेरा आदमी उस गृहस्थी के पीछे जान नहीं दे रहा है। फिर मैंने दान थोड़ो ही लिया है, उसका एक एक दाना भर दूंगी। मगर पुनिया अपनी जेठानी के मनोभाव समझकर भी होरी का एहसान चुकाती जाती थी। जब यहाँ अनाज चुक जाता, मन दो मन दे जाती। मगर जब चौमासा आ गया और वर्षा न हुई तो समस्या अत्यंत जटिल हो गई। सावन का महीना आ गया था और बगुले उड़ रहे थे। कुओं का पानी भी सूख गया था और ऊख ताप से जली जाती थी। नदी से थोड़ा थोड़ा पानी मिलता था, मगर उसके पीछे आए दिन लाठियां निकलती थीं। यहाँ तक कि नदी ने भी जवाब दे दिया। जगह जगह चोरियां होने लगी, डाके पड़ने लगे। सारे प्रांत में हाहाकार मच गया। बारे कुशल हुई कि भादों में वर्षा हो गई और किसानों के प्राण हरे हुए। कितना उत्साह था उस दिन। प्यासी पृथ्वी जैसे अघाती ही न थी और प्यासे किसान ऐसे उछल रहे थे मानो पानी नहीं असरफियां बरस रही हों। बटोर लो जितना बटोरते बने। खेतों में जहां बगुले उठते थे वहां हल चलने लगे। बाल वृंद निकल कर तालाबों और पोखरों और गड़हियों का मुआवना कर रहे थे। ओहो, तालाब तो आधा भर गया और वहां से गड़ौरिया की तरफ दौड़े। मगर अब कितना ही पानी बरसे, ऊख तो विदा हो गई।
एक एक हाथ की होके भी रह जाएगी। मक्का और ज्वार और कोदो से लगान थोड़े ही चुकेगा, महाजन का पेट थोड़े ही भरा जाएगा। हाँ, गौओं के लिए चारा हो गया और आदमी जी गया। अब माघ बीत गया और भोला के रुपए न मिले तो एक दिन वह झल्लाया हुआ होरी के घर आ धमका और बोला, यही है तुम्हारा कौल? मुंह से तुमने उख पेर कर मेरे रुपए देने का वादा किया था, अब तो उख पेर चुके, लाओ रुपए मेरे हाथ में। होरी जब अपनी विपत्ति सुनाकर सब तरह से चिरौरी करके हार गया और भोला द्वार से न हटा तो उसने झुंझला कर कहा, तो महतो इस वक्त तो मेरे पास रुपए नहीं हैं और नहीं मुझे कहीं से उधार ही मिल सकते हैं। मैं कहाँ से लाऊं? दाने दाने की तंगी हो रही है। विश्वास न हो तो घर में आकर देख लो, जो कुछ मिले उठा ले जाओ। भोला ने निर्मम भाव से कहा, मैं तुम्हारे घर में क्यों तलाशी लेने आऊं, और न मुझे इससे मतलब है कि तुम्हारे पास रुपए हैं या नहीं। तुमने उख पेर कर मेरे रुपए देने को कहा था, उख पेर चुके, अब मेरे रुपए मेरे हवाले करो। तो फिर जो कहो वह करूं, मैं क्या कहूं? मैं तुम्ही पर छोड़ता हूं, मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊंगा। होरी ने उसकी ओर विस्मय भरी आंखों से देखा, मानो अपने कानों पर विश्वास न आया हो। फिर हतबुद्धि सा सिर झुकाकर रह गया। भोला क्या उसे भिखारी बनाकर छोड़ देना चाहता है? दोनों बैल चले गए तब तो उसके दोनों हाथ ही कट जाएंगे। दीन स्वर में बोला, दोनों बैल ले लोगे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो खोल ले जाओ। तुम्हारे बनने बिगड़ने की मुझे परवाह नहीं, मुझे अपने रुपए चाहिए, और जो मैं कह दूं मैंने रुपए दे दिए। भोला सन्नाटे में आ गया, उसे भी अपने कानों पर विश्वास न आया। होरी इतनी बड़ी बेईमानी कर सकता है, यह संभव नहीं। उग्र होकर बोला, अगर तुम हाथ में गंगा जली लेकर कह दो कि मैंने रुपए दे दिए हैं तो सबर कर लूंगा। कहने को तो मन चाहता है, मरता क्या न करता, लेकिन कहूंगा नहीं। तुम कह ही नहीं सकते। हाँ भैया, मैं नहीं कह सकता, हंसी कर रहा था। इन अंशों को पढ़ते हुए भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जिस रूप में देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, वह बहुत स्पष्ट तरीके से हमारे सामने दिखने लगता है। स्थितियां बदली हैं। वर्तमान में रुपए पैसों के लिए महाजनों की भूमिका बैंकों ने अदा करनी शुरू कर दी है। किसानों की स्थिति अब भी वैसी है, वह महाजनों के बदले बैंक से लोन ले रहे हैं। और आज वर्तमान में किसानों की स्थिति देखेंगे तो यह स्थिति इससे उलट नहीं है। भारत की आबादी आज भी, जो किसानों की आबादी है, ग्रामीण आबादी है, जिस तरीके से, जिस गरीबी में, जिस भूखे रहने की स्थिति में है, वह आज भी इसी तरह गोदान की ही तरह चली आ रही है। यह गोदान की प्रासंगिकता है, लेकिन यह किसी भी समाज के लिए दुर्भाग्य का सूचक है। किसी भी समाज के लिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए जीवन के संकट के सवाल है। आप सबने गोदान का यह अंश सुना। इसकी अपनी व्याख्या हो सकती है, प्रेमचंद और गोदान पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। वह फिर कभी, आज प्रेमचंद के जन्म दिवस पर यह एक स्मरणांजलि है जिसे मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।